1991 की एक घटना, उस घटना ने कुछ ऐसा किया कि पूरा देश ना उसकी दिशा ही बदल गई। 1991 के आर्थिक सुधार, ठीक है, 1991 में जो आर्थिक सुधार हुए उन्होंने देश की दिशा को बहुत बहुत ज्यादा परिवर्तित कर दिया। ठीक है, अभी बात करेंगे। गुड मॉर्निंग साहिल, श्वेता, आर्यन, रवि। अब थोड़ी देर क्लास, उसके बाद हम लोग फिर से जैसे थोड़ी बात कर ली थी वैसे करेंगे। आज वैसे भी थोड़ी शॉर्ट क्लास लेने के मूड में हूं मैं, ठीक है, तो इसलिए पहले टॉपिक पढ़ लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। हुआ क्या कि 1990-91 में एक बड़ा जबरदस्त आर्थिक संकट आ गया, और वो आर्थिक संकट जो था वो और गहरा हो गया क्योंकि उस वक्त जो है खाड़ी में एक युद्ध चल रहा था जिसको खाड़ी युद्ध के नाम से जाना जाता है। कर्जा बहुत ज्यादा हो गया है, आईएमएफ वगैरह का कर्जा बहुत ज्यादा हो गया है और हम कर्जा चुका पाने की स्थिति में नहीं। विदेशी मुद्रा भंडार हमारा जो था उसको खोलना पड़ गया और अपना हमें सोना गिरवी रखना पड़ गया अंतरराष्ट्रीय बैंक में। तो आर्थिक संकट बहुत हो गया गहरा, ठीक है। तो ये जो आर्थिक संकट है यही पृष्ठभूमि बन गई कि अब भाई क्या किया जाए। आर्थिक संकट है, पूरा 90-91 का दौर बहुत कठिन जा रहा है, ठीक है। आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक का भारी कर्ज भारत के ऊपर हो गया, बहुत ज्यादा कर्ज है, ठीक। खाड़ी युद्ध चल रहा है तो पेट्रोलियम के कारण संकट और गहरा, ठीक है, संकट और गहरा हो रहा है। विदेशी मुद्रा भंडार से अपना सोना भारत को गिरवी रखना पड़ा। यह पूरा कॉन्टेक्स्ट है जिस कॉन्टेक्स्ट में देश में यह चर्निंग शुरू हो गई कि अब आखिर इस आर्थिक संकट से हम निकले कैसे। लोकेश सर ने पढ़ाया होगा, बिल्कुल तमन्ना, ठीक है ना। तो इसीलिए तुम लोग कई जगहों पर पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया के बहुत सारे पोर्शंस पढ़ लेते हो, इसीलिए एक ओवरव्यू देना है और कुछ नई चीजें, नई बातें उसमें जोड़ देनी, ठीक है। तो ये जो आर्थिक संकट है ये इसकी पृष्ठभूमि है। चंद्रशेखर की सरकार है, चंद्रशेखर प्रधानमंत्री है और सोना रखना पड़ जाता है गिरवी, बहुत बड़ी बात हो जाती है। जैसे सोना गिरवी रखना पड़ा शोर बहुत ज्यादा मच गया। 1991 में बनती है सरकार, 1991 में नरसिम्हा राव की सरकार है, कांग्रेस सरकार है, गठबंधन की सरकार है, लेकिन पीएम कौन है, नरसिम्हा राव, और एफएम कौन है, फाइनेंस मिनिस्टर मनमोहन सिंह। अब भाई सारा दारो मदार आ गया इन दोनों लोगों के ऊपर कि अब ये जो आर्थिक संकट आया है इस आर्थिक संकट से देश को कैसे बाहर निकाला जाए। बहुत बोल्ड स्टेप है। अब ये बोल्ड स्टेप तो है, क्यों बोल्ड स्टेप है, 1991 में जो होने वाला है उसको समझने के लिए यह समझना जरूरी है कि 1991 के पहले क्या हुआ। 1991 के पहले तक भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो नेहरू जी की मिश्रित अर्थव्यवस्था के मॉडल पर टिकी हुई, ठीक है। 1991 के पूर्व क्या चल रहा है, नेहरूवादी मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था का यह मॉडल है। अब चक्कर यह है कि ये जो मिश्रित अर्थव्यवस्था है इसका एक समाजवादी झुकाव है, ठीक है, ये ध्यान रखना है, समाजवादी झुकाव। ये तो तुम लोगों को खूब पढ़ा है तुम लोगों ने, समाजवाद की ओर इसका रुझान है, इसका झुकाव है। अब भाई जब समाजवाद की ओर झुकाव है और इस वक्त अंतरराष्ट्रीय एजेंसियां वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ वगैरह कौन सी नीतियां जो है उन पर जोर दे रही हैं, वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, ये सब क्या है, ये पूंजीवादी नीतियों की प्रतिपादक है, उसको आगे बढ़ाने वाली है, और अमेरिका का इस पर प्रभाव है, ठीक है, अमेरिका का प्रभाव। और अमेरिका क्या है, अब दुनिया जो है एक ध्रुवीय हो चुकी है, एक ध्रुवीय विश्व है। क्यों, क्योंकि सोवियत संघ का हो गया है पतन। तो भाई ये एक डिलेमा है। डिलेमा किसे कहते हैं, कोई भी निर्णय लेने में आपको उलझन हो जाए कि भैया कौन सा हम निर्णय ले लें। क्यों, क्योंकि अभी तक समाजवाद की ओर एक बहुत स्वाभाविक रुझान रहा है और अब हमें अपनी नीतियों को बदलना है, अपनी नीतियों को अब हमको बदलना है, ये उलझन है। लेकिन हम अगर दुनिया को देखें और जहां पर हमने ये बात कही ना कि अमेरिका का प्रभाव है और एक ध्रुवीय विश्व है, एक ध्रुवीय विश्व है, विकल्प नहीं है। चीन जैसे समाजवादी साम्यवादी देश ने हमसे तकरीबन 12-13 साल पहले अपना लिबरलाइजेशन कर लिया, अपनी इकोनॉमी को खोल दिया।
बिल्कुल मार्केट, क्लोज्ड मार्केट। अभी इस पर अभी आज बात करेंगे, अभी आज बात करेंगे बेटा। आशीष तुम पे, तुम्हारी समस्या पे भी बात कर लेंगे। थोड़ा सा इसको एक बार मुझे लिबरलाइजेशन खत्म कर लेने दो, ठीक है ना। अब क्या हो गया कि ये सारी परिस्थितियां, इन परिस्थितियों के बीच में निर्णय लेना है। निर्णय का विकल्प है नहीं। दुनिया के बीच में आप टापू बनकर कितने दिनों तक सस्टेन करेंगे, ये भारत के सामने चुनौती है। चीन, आप लोगों की चिंता है कि सर चीन इतना विकसित क्यों कर गया। चीन इसीलिए विकसित हो गया क्योंकि चीन ने हमसे तकरीबन 1.25 दशक पहले, 1.5 दशक पहले अपनी इकोनॉमी को खोल दिया। 74 के बाद में खोलना शुरू कर दिया था उसने, धीरे 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 चरणों में खोल दिया उसने पूरा इकोनॉमी, और हमसे काफी आगे निकल गया, ठीक है। तो यहां पर एक बड़ा कठिन निर्णय लेना पड़ता है क्योंकि वैश्विक व्यवस्था वो पूरी तरीके से अब पूंजीवाद के पक्ष में चली गई है। वैश्विक व्यवस्था पूंजीवाद के पक्ष में, पूरी दुनिया में इस समय पूंजीवाद हावी है। सोवियत संघ का पतन हो चुका है, यह सब तुम लोगों को पता है। सोवियत संघ का पतन हो चुका है और चीन जैसा साम्यवादी देश भी, चीन जैसा साम्यवादी भी पूंजीवादी है। चीन में बड़ा अलग खेल है। अगर राजनीतिक रूप से कहें तो चीन एक साम्यवादी देश है, ठीक है। लेकिन अगर आर्थिक रूप से कहें तो चीन एक पूंजीवादी देश है, ठीक है ना, पूंजीवादी देश है। तो वैश्विक व्यवस्था अब यह कह रही है कि भाई आपको अपनी बंद दरवाजे की जो नीति है वो आप छोड़ देनी चाहिए। ये जो क्लोज डोर पॉलिसी है, ठीक है ना, यानी क्लोज्ड मार्केट पॉलिसी। अब जब ये दबाव है वर्ल्ड बैंक का, आईएमएफ का और अमेरिका का, ठीक है। ये क्या कह रहे हैं, ओपन मार्केट पॉलिसी। ओपन मार्केट पॉलिसी, भैया खोलो बाजार, नहीं खोलोगे तो हम जो है नहीं जानते हैं, आपका कर्जा वर्जा है, दिवालिया आप हो जाओगे, ठीक है। देश भी दिवालिया होते हैं। ये फर्क है कि उसके पहले का जो रुझान है वो कुछ और है, उसके बाद का रुझान कुछ और है, ठीक है। और ये संकट है, ये डायलेमा है। लेकिन इस डायलेमा के बीच में मनमोहन सिंह फाइनेंस मिनिस्टर हैं और वो कहते हैं कि ठीक है, कोई चारा है नहीं, आर्थिक सुधार हमें करने ही पड़ेंगे, ठीक है। आर्थिक सुधार 1991, जिसको तुम लोग आजकल एलपीजी के नाम से जानते हो। एलपीजी यानी लिबरलाइजेशन, ठीक है ना, यानी कि उदारीकरण, लिबरलाइजेशन या उदारीकरण की जो नीति है। क्या मतलब है, उदार हो जाना है। पहले हम उदार नहीं है, मार्केट जो है उसको हम ओपन करने को तैयार नहीं है, बहुत ही रिजिड है। अब हम क्या कर रहे हैं कि हम मार्केट को ओपन कर रहे हैं। तो पहला काम क्या कर रहे हैं, लाइसेंस राज की समाप्ति। लाइसेंस राज की समाप्ति। पहले क्या होता था, हमने देखा था कि नेहरू जी के समय में लाइसेंस राज है, यानी अगर आप कोई बिजनेस करना चाह रहे हैं तो आप क्या करेंगे कि आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा, उसमें 20 झंझट है। दूसरी चीज, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, हम भारत में विदेशी पूंजी नहीं लगने देते थे, तो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को मंजूरी कि अगर चाहे तो विदेशी कंपनियां भारत में व्यापार कर सकती हैं या भारत की कंपनियों में अपने पूंजी का निवेश कर सकती हैं। तीसरी चीज, कोटा प्रणाली का अंत। कोटा बना दिया गया था कि किसी खास सेक्टर में हम कितने पूंजीपतियों को काम करने देंगे, ठीक है। तो वहां पे कोटा फिक्स होता था, तो कोटा प्रणाली का अंत कर दिया गया। फिर क्या हुआ, बैंकिंग क्षेत्र में सुधार किए गए और कहा गया कि भाई निजी बैंक भी अब अपना काम शुरू कर सकते हैं, और कर नीति में भी परिवर्तन किए गए। मूल रूप से उदारीकरण का यही अर्थ है, उदार, ठीक है, उदार, ठीक है। खुशबू किस चीज को पूछ रही हो बेटा, कमेंट बॉक्स इसलिए नहीं ज्यादा देखता हूं क्योंकि उस पर दूसरी तरीके की चर्चा चलती रहती है, ठीक है। तो यहां पर क्या हुआ कि कर नीति में परिवर्तन हो रहा है। इनकम टैक्स में कि आपकी आय कितनी है उसमें हम सुधार कर रहे हैं। सेल्स टैक्स में सुधार कर रहे हैं, सेल्स टैक्स भी कम लेंगे ताकि व्यापार में आपको सहूलियत हो। इनकम टैक्स कम लेंगे ताकि आपको निजी जो आपकी पूंजी है उसमें वो सहूलियत हो, ठीक है। फिर क्या आता है इसके बाद, दूसरी जो चीज थी वो थोड़ी ज्यादा कठिन थी और वो आज तक अभी चल रही है, वो है प्राइवेटाइजेशन यानी निजीकरण। प्राइवेटाइजेशन या निजीकरण, पहली चीज क्या है कि ज्यादा से ज्यादा जो सेक्टर हैं उनको प्राइवेटाइज कर, उनका निजीकरण कर दिया जाना चाहिए। पहले कई सारी ऐसी जगह होती थी जहां हम निजी पूंजी या जो पूंजीपति हैं उनको बिजनेस करने के लिए अलाउ नहीं करते थे, ठीक है। जैसे एयरलाइंस, दूरसंचार, इस तरीके के कई सारे क्षेत्र थे। कई
बंद सेक्टर्स को निजी कंपनियों के लिए खोला गया। ठीक है, निजी कंपनियों के लिए खोला गया। जैसे हमने कहा एयरलाइंस, टेलीकॉम। बीएसएनएल का फोन लगवाने के लिए आपको हो सकता है महीनों चक्कर काटने पड़ते हैं, महीनों। और अगर कहीं आपकी लाइन में गड़बड़ आ गई तो आपको दिनों तक चक्कर काटने पड़ सकते हैं लाइनमैन के। ये सरकारी जो कंपनियां थी उनका यह हाल था। तो कहा गया कि भाई नहीं, अब तो यहां पर निजी पूंजी के भी व्यापारी आ सकते हैं। उसी तरीके से एयरलाइंस का हाल है, यानी उड्डयन केवल यहां पर इंडियन एयरलाइंस और एयर इंडिया हुआ करते थे। ये आजकल तुम लोग जो देखते हो ना, ये इंडिगो, ठीक है, स्पाइस जेट, अकाशा, ये सब नहीं, सब ओपन मार्केट की वजह से ये सब आए। तो ओपन मार्केट के बाद कई सारे सेक्टर्स को इन्होंने खोल दिया। कई सरकारी कंपनियों का निजीकरण कर दिया गया। निजीकरण के तरीके वही थे कि शेयर उनके बेच दिए, उनकी हिस्सेदारियां बेच दी, और कई बार पूरी जो कंपनियां हैं उन्हीं को निजीकरण कर दिया गया और वो दे दी गई निजी कंपनियों के हाथों में। ठीक है, तो तीसरी कैटेगरी बन गई, कई सरकारी कंपनियां निजी हाथों में बेच दी गई। तो ये हो गया निजीकरण, यानी सरकार धीरे धीरे अपना हाथ खींच रही है और कई सारी जगहों पर कई सेक्टर्स को खोल रही है। ठीक है, कई सेक्टर्स को खोल रही है। तो यहां पर सरकार की भूमिका घटने लगी। सरकार या राज्य की भूमिका घटने लगी। ठीक है, ये बड़ी महत्वपूर्ण चीज एक यहां पर आपको दिखाई दे रही है। इसके पहले राज्य क्या कर रहा है? राज्य नियंत्रण कर रहा है कई सारे सेक्टर्स के ऊपर। ठीक है ना, तो राज्य की भूमिका यहां से घटना शुरू हो गई। अब देखो तीसरी चीज कि अभी तक दरवाजा था बंद, क्लोज डोर पॉलिसी। तो अब इस क्लोज डोर पॉलिसी को खत्म किया गया और कहा गया दरवाजा भाई खोल दो। दरवाजा खोलने का सीधा अर्थ था कि विदेशी कंपनियों को भारत में इजाजत। ठीक, इसको कहा गया एल हो गया, पी हो गया, और जी यानी ग्लोबलाइजेशन या वैश्वीकरण। ये तीसरी महत्वपूर्ण चीज यहां पर आपको दिखाई देती है, वैश्वीकरण। विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनियों को भारत में व्यापार की अनुमति, कि भाई वैश्विक बाजार है तो वैश्वीकरण कर दिया जाना चाहिए। ठीक है, अच्छा मैं काफी गंभीरता से उधर पढ़ाता हूं और उसके बाद कई बार पलट के देखता हूं कि शायद अब यहां पर कुछ सन्नाटा होगा। यहां कोई सन्नाटा वन्नाटा नहीं होगा। ठीक है, भूत अंकल का बर्थडे भी आ गया। तो भूत अंकल को बर्थडे दो कि इस बार भूत योनि में जन्म न ले, मनुष्य योनि में जन्म ले और उनका जन्म हो, क्योंकि भूत अंकल ने नाम ऐसा रखा है कि उसको ऐसे ही हमें बधाई देनी पड़ेगी। ठीक है, लेकिन यहां पर हो रहा है आज ऑप्शनल डिस्कस कि भैया ऑप्शनल करना है तो हमें ऑप्शनल पे तुम लोग राय दे दो। सारे लोग उसी पे लगे हुए हैं। तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि जो लोग कमेंट नहीं कर रहे हैं मैं अभी फिलहाल उन्हीं को पढ़ा रहा हूं। बाकी देखो अभी रवि है, मैं कुछ कह रहा हूं लेकिन रवि को बिल्कुल डर नहीं है। 20, 30, 31 ऑप्शनल क्या वो लिस्ट में चलाई जाएगा आपकी। ठीक है, हिस्ट्री ऑप्शनल पे बातचीत चल रही, तो हम लोगों को लगे ठीक है तुम लोगों ने ये सब पढ़ा भी है। ठीक, मुझे मैं कह रहा हूं 15 मिनट दो, इसको मैं खत्म करता हूं। थोड़ी सी जो है शॉर्ट क्लास ही लूंगा आज मैं कह रहा हूं। तो तुम्हारे ऑप्शनल वगैरह पे हम लोग बात कर लेंगे फिर से, जो तुम्हारे इस तरीके के डाउट है जो हम लोगों की क्लासेस में अक्सर जिस पर डिस्कशन हो जाता है लेकिन कई बार रह जाता है। ठीक है, तो वो कर लूंगा, लेकिन पहले थोड़ा ध्यान तो दे लो यार। टीचर है तुम्हारा यार, घास कूड़ा थोड़ी है, मतलब पढ़ा रहा तो थोड़ी इज्जत दे दो। उसके बाद तुम लोग बेचारे मुझसे बात करो ना। ठीक है, तो पढ़ो, आईडी लेन देन ये लोग करते रहते हैं। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो चुपचाप पढ़ते हैं, तो भाई मैं उन्हीं को पढ़ा रहा हूँ, बाकी अभी आएंगे। मैं समझ रहा हूँ कि ये पढ़ चुके हो तुम लोग इसलिए इसको नहीं करोगे, लेकिन दो चार कुछ तुमको कहानियां सिखाएंगे। यहां पर एक बात समझ लो कि भूमंडलीकरण ने बदला क्या, उस पर कुछ बातें करनी है, इसके लिए मैं पृष्ठभूमि बना रहा हूं, वरना इतना पढ़ाने की जरूरत तुमको यहां पर है ही नहीं। ठीक है, तो एक तो ये हो गया। दूसरा क्या हुआ, विदेश से व्यापार के लिए भी डील दे दी गई। विदेश से व्यापार को खूब बढ़ावा दिया जा रहा है कि भाई अब आप केवल भारत में न रहें, आप विदेश में भी जाएं। ठीक है, तो निर्यात को प्रोत्साहन एक तरीके से दिया जाएगा, निर्यात को प्रोत्साहन। ठीक, इसके अलावा यहां पर जो आयात पर टैक्स हुआ करता था, आयात पर टैक्स जो है या आयात शुल्क जिसको कहते हैं ना, आयात शुल्क घटाया गया। ठीक है, तो ये वैश्वीकरण हुआ। तो वैश्वीकरण से क्या हुआ, भारत को शेष विश्व के साथ जोड़ना, भारत को शेष विश्व के साथ जोड़ना है। रिवीजन तो हो ही रहा है, ये रिवीजन हो गया, इतनी बात तुमको यहां पर बतानी थी। अब मैं आ जा रहा हूं बैठने।
और तुमको बताने जा रहा हूं कि जो पूंजीवाद और भारत के अंदर ये जो एलपीजी है, ठीक है, इस एलपीजी ने क्या क्या बदला। तुम लोग जिस समय में रह रहे हो तुम कल्पना नहीं कर सकते हो कि एलपीजी के पहले का समाज और एलपीजी के बाद का समाज एक दूसरे से कितना भिन्न है, बहुत भिन्न है। और इसका जो डायलेमा है वो क्या है, एक गाना बनता है, तो तुम्हारा उदित नारायण का जो बेटा है ना, आदित्य नारायण शायद नाम है ना, आदित्य नारायण, उदित नारायण सिंगर हुआ करते थे, आदित्य नारायण नाम है। जरा बताओ तुम लोग, थोड़ा सा हमसे बात कर लो, उसके बाद में इधर उधर बातें करना, तुमको इसके इंप्लीकेशंस बताने हैं, उसी पर मैं इतनी कहानी कहकर के आया अभी। लो, अब मुकेश की चिंता है कि इकोलॉजी की क्लास कब से चलेगी। अरे यार, जो चल रही है उस पर ध्यान नहीं, जो नहीं चल रही है वो चलवाना चाहते हो तुम लोग, गजब का खेल खेल रहे हो। हाँ, अमन कह रहा है सर प्लान बी के लिए एलएलबी बता दो। अरे सब करेंगे, आदित्य नारायण है ना, तो वो जो है उसका एक गाना है, छोटा ही था वो, तो वो गाना है कि छोटा बच्चा जान के ना कोई आंख दिखाना रे, अकल का कच्चा समझ के ना हमको बहलाना रे, ठीक है, आदित्य नारायण। तो उसी में वो कहता है ना कि चॉकलेट खाने में टेंशन है, दूध पीने में टेंशन है, ठीक है, टेंशन टेंशन टेंशन, हॉर्लिक्स बोले मैं अच्छा हूं, अमूल बोले मैं अच्छा हूं, क्या समझे हैं मैं बच्चा हूं। ये क्या है, ये जानते हो, ये हमारी जनरेशन का डिलेमा है। डिलेमा क्या था, डिलेमा ये था कि भाई हम लोगों ने ऐसा समाज देखा था जहां हमें जो है ना 25 पैसे मिलते थे, 25 पैसे, चवन्नी, चवन्नी में मार्टिन गोला टॉफी मिलती थी, मार्टिन गोला टॉफी 2 टॉफी मिलती थी चवन्नी में, और सुमन सुपारी, एक सुपारी आती थी सुमन सुपारी, 5 पैसे का सिक्का बना होता था, 25 पैसे में छोटे छोटे 5 सुमन सुपारी के पैकेट आपको मिलते हैं, धरे फांक रहे हैं उसको। 50 पैसा अगर मिला तो 50 पैसे की आपको उस टाइम पर जो है टॉफी मिल जाती थी, कैडबरीज एक्लेयर्स, ठीक है, कैडबरीज की एक्लेयर्स और पार्ले की मेलोडी, ये 2 टॉफियां आई थी मार्केट में सबसे पहले। फिर हमारी जीवन की पहली चॉकलेट आई, पहली हमारे जीवन की पहली चॉकलेट कौन सी थी, बताओ जरा तुम लोग, कि लिबरलाइजेशन पोस्ट जो है, लिबरलाइजेशन पोस्ट एलपीजी, हमारे जीवन में पहली चॉकलेट कौन आई होगी, कौन सी आई होगी। अठन्नी देखा है तुमने मुस्कान ने, हाँ चलो रवि बढ़िया है, बोरिंग नहीं होता तो अच्छी बात है। अभी बात करते हैं प्रीति, 5 ही मिनट, तुम लोग आ जाओ, कुछ करने नहीं दोगे। डेयरी मिल्क नहीं, डेयरी मिल्क नहीं है, हमारे जिंदगी की पहली चॉकलेट जो आई वो थी पार्ले की किस्मी बार, ठीक है, पार्ले की किस्मी, यस सुशांत यादव एकदम सही कह रहा है, किस्मी बार, वो पहली चॉकलेट, 2 रुपया की चॉकलेट आ रही है, जाओ इतनी बड़ी चॉकलेट लिया, शान से खा रहे हैं, हम लोगों को पता नहीं था। आप जाइए अगर किराने की दुकान पर, ग्रोसरी शॉप पर, तो आपके पास चॉइस नहीं है, जीवन बहुत सरल है, ठीक है, लोगों के पास, मतलब बहुत बड़ी आबादी में, छोटे छोटे शहरों में मेरे ख्याल से 20-25-30 लोगों के पास कारें हैं, हमारे जैसे छोटे शहर में 20-25-30-50 लोगों के पास कारें होंगी, इससे कार नहीं होगी, तो वही कारें जो है चल रही, एकदम ट्रैफिक नहीं है, लोगों के पास बाइक नहीं है, लोगों के पास स्कूटर नहीं है, मेरे पिताजी के पास साइकिल, मेरे घर में स्कूटर बहुत बाद में आया, ग्लोबलाइजेशन लिबरलाइजेशन के 7 साल के बाद पहला स्कूटर आया, वरना हम सबके सब साइकिल चालक थे, ठीक है। तो क्या है, उस समय भी जब आया स्कूटर तो बजाज का स्कूटर शोरूम वगैरह इधर खुलने लग गए थे, लेकिन कैंटीन में बुकिंग कराई गई, 1.5 महीना बाद स्कूटर मिला, 1.5 महीने के बाद स्कूटर मिला, ठीक है। लाइसेंस पॉइंट, यही लाइसेंस है कि देखो किसी सेक्टर में अगर आपको बिजनेस करना है तो पहले उसका लाइसेंस लेना पड़ेगा, और लाइसेंस जो है वो आपको अधिकारी देगा, और अधिकारी तो अधिकारी होता है तुम्हारे जैसा, ठीक है, तो अधिकारी क्या करेगा, अधिकारी टाल मटोल करेगा, और कई सारे सेक्टर्स जो है बंद है कि आप इस सेक्टर में व्यापार नहीं कर सकते, इस सेक्टर में नहीं कर सकते, इस सेक्टर में नहीं कर सकते, तो लाइसेंस का राज खत्म हो गया। यानी अगर आप व्यापार करना चाहते हैं, आप कंपनी रजिस्टर करवाइए और रजिस्टर करवा करके आप अपना व्यापार चलाइए, सारे सेक्टर खुले हुए, कुछ एक को छोड़ करके, जहां पर अभी भी थोड़ा कठिनाई है। तो बजाज चेतक स्कूटर आया, 1.5 महीने में कैंटीन से स्कूटर मिला हम लोगों को। तो पोस्ट लिबरलाइजेशन सोसाइटी में क्या आ रहा है, ये तो सब बातें हो गई। पोस्ट लिबरलाइजेशन सोसाइटी में क्या हुआ, पैसा केंद्रित समाज, पूंजीवाद, पूंजीवाद क्या है, पैसा केंद्रित समाज। तो हम क्या हुआ, समाजवादी समाज से, जहां पर हमारे पास खर्च करने के लिए बहुत कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है बहुत कुछ खर्च कर सकते हैं भैया, क्या खर्च कर, क्या लोगे, क्या मार्केट में कुछ है ही नहीं। हमारे यहां मकर संक्रांति और बसंत पंचमी 2 दिन पतंग उड़ती थी, मुझे याद है कि इधर उधर से जोड़ा बटोरा, अगर 20 रुपया ले लिया तो 20 रुपए में राजा की तरह पतंग उड़ा सकते थे। इतनी सस्ती चीजें, इतनी लोकलाइज्ड है, लोकल प्रोडक्शन हो रहा है, तो हम 20 रुपए में पतंग उड़ा लेते थे। अब देख लो तुम पतंग उड़ाने अगर कोई जाएगा ना, ये देखो इंडियन मांझा और चाइनीज मांझा और ब्रांडेड मांझा और फलाना ठिकाना करके, ये वाला सद्दी, ये वाला करके, ठीक है। यार तेरा चेतक पे चले ताने चस्का रेड, ये क्या है लिख रहा सुधांशु, हाँ ये आई देखो इंदिरा गांधी, ब्लॉक होने का खतरा है बढ़िया। तो ये क्या है, यहां पर एक पूंजी केंद्रित समाज बनता चला जा रहा है, जहां पर पैसा है। ये जो टॉपिक है ये निबंध के लिए बड़ा अच्छा टॉपिक है? तो इसीलिए इतना यूपीएससी को फेवरेट भी है। तो जब आप उसमें लिखते हो ना, तो वहां पर आपको यही इंप्लीकेशंस लिखते हैं, ठीक है। हमारे समय में अगर किसी के पास गाड़ी आ गई, सॉन्ग है, कौन सा सॉन्ग है भाई, ठीक है, साम्यवाद, अभी साम्यवाद बताते हैं, अच्छा सवाल अपराजिता, अभी बताते हैं, ठीक। मार्केट ऑप्शंस कम थे,
तो मैं क्या, हमारे समय में क्या होता था, अगर किसी के यहाँ गाड़ी आ गई, किसी के यहाँ मतलब फोन लगा है, फ्रिज है, ये है वो है, अचानक से मतलब लगा कि उनके पास पैसा बहुत आ गया, तो जानते हो क्या होता था? ठीक है, वो है कि भैया इनके पास हराम की कमाई है। इनके पास हराम की कमाई है। हराम और हलाल ये दो शब्द है ना, नमक हराम नमक हलाल, ठीक है ना। ये क्या होता था, नमक अदा करने वाला जो है वो हलाल है, और नमक हराम है, यानी नमक का जो है ये नमक के साथ विश्वासघात करता है, यानी वादा तोड़ने वाला है। तो यहां पर कहा जाता था ये तो हराम की कमाई है, गलत कमाई है, काला धन होगा। उसके बाद क्या हुआ, समाज में, समाज के स्टैंडर्ड बदल गए। जो अचानक से अमीर हो रहा है एलपीजी के पहले, उसके लिए कहा जा रहा है भैया ये तो 2 नंबरी है, ये कहीं से गलत पैसा बना रहा है। यानी पैसा गलत और सही हो सकता है, उस समाज का विवेक है। लेकिन पोस्ट लिबरलाइजेशन सोसाइटी के अंदर पैसा पैसा है, सही या गलत नहीं है। है सही बात कि नहीं? आज अगर कोई फॉर्च्यूनर ले लिया, अभी पता चला ये हमारे अपने स्टूडेंट्स में, ठीक है, कोई कल को आए मिलने के लिए, अब फॉर्च्यूनर से उतरा, बढ़िया वो घड़ी वड़ी पहने हैं, 1.5 लाख की घड़ी पहने हैं, फॉर्च्यूनर से उतरा है, 2 लोग साथ में एकदम सूटेड बूटेड ब्रांडेड कपड़े एकदम झक्कास पहने हुए, एकदम ऑफिस बैग लिए हुए, सर मैं रवि मौर्य, ठीक है, या सर मैं इंदिरा गांधी, ठीक है, मैं भूत अंकल, कोई भी जिनके कमेंट मुझे नाम दिख गए अभी मेरी स्क्रीन पे, वो मैंने वही ले लिए, सुशांत यादव, मुस्कान प्रभास, शिवानी बसोडे, ठीक है, कोई भी आया मुझे अपने आप को इंट्रोड्यूस किया, तो मैं कहूंगा यार ये यूपीएससी का एस्पिरेंट है, इसके पास इतना पैसा कहां से आ रहा है? तो हमारे संस्कार पुराने हैं। लेकिन अगर वो दोस्तों के बीच में जाएगा तो लोग कहेंगे अरे यार बहुत जबरदस्त है, उतरा फॉर्च्यूनर से, एकदम चश्मा वश्मा लगाया था, 60-50-60 हजार का तो चश्मा होगा, एकदम फुल भौकाल है, बिल्कुल सही आया, फुल भौकाल सेट करके आया है। किसी को फर्क नहीं पड़ेगा, है ना, हर कोई यही कहेगा कि मुझे फर्क नहीं पड़ता। क्या फर्क नहीं पड़ता? ये पैसा कहां से आया, मुझे बस इस बात से फर्क पड़ता है कि पैसा आया, तो पैसा आया तो भौकाल आया। तो क्या हुआ, मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं, बस यही कमेंट्री सुन लो, क्योंकि मैं ये मानता हूं कि एलपीजी वाला जो है ना, ये अब सवाल बहुत पुराना हो गया घिसा पटा, लेकिन ये सवाल किसी ना किसी रूप में घूम के, ठीक है, एथिक्स के निबंध के किसी प्रश्न पत्र में घूम करके तुम्हारी मदद कर देगा, है ना। सो यहां क्या हो रहा है, भौकाल। पहली चीज हमने कहा क्या कहा, ये समाज का कंसर्न, इकोनॉमी तुमने पढ़ लिया, मैं तो तुमको कोई दूसरी कहानी सुनाने, क्योंकि इतना बफर है पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया में, तुम सब तो पढ़ चुके होते हो, क्या तुमको यहां पर नया पढ़ाया गया? इसीलिए जब मैंने कहा था ना 5 क्लास, तो सबको लगा था अरे 5 क्लास में पोस्ट इंडिपेंडेंट पढ़ जाएगा, अरे नहीं पढ़ जाएगा। एक तो पूछ ही नहीं रहे, और पूछ भी अगर रहे हैं तो इतना जर्नलिस्टिक पूछ रहे हैं, और तीसरी चीज ये है महत्वपूर्ण कि सब तो पढ़ चुके हो, पढ़ा है क्या? ठीक है, तो क्या हुआ यहां पर, समाज की जो चिंता है, मतलब समाज में एक तेजी से बदलाव आता है, समाज पर जो प्रभाव है कि यहां एक मनी माइंडेडनेस या पैसा केंद्रीय हो जाता है, मूल्य पीछे छूट जाते हैं। साधन और साध्य की पवित्रता, जो गांधी कहते हैं ना कि साध्य यानी गोल या एंड जिसको हम अचीव करना चाहते हैं, साधन जिस साधन से अचीव करना चाहते हैं, ठीक है ना। तो ये जो साधन है वो क्या है, पहले साधन पवित्र है कि नहीं, तभी ना कहेंगे सफेद कमाई और काली कमाई, ठीक है। और जब मूल्य समाप्त हो गए, पैसा ही पैसा रहेगा। मैं कभी कभी अपने स्टूडेंट्स को कहता हूं, और मैंने चर्चाएं सुनी और मैं बहुत डांटता हूं, ये क्या कर रहे हो यार। स्टूडेंट्स आजकल ना टीचर के भी भौकाल में बहुत रहते हैं, मतलब मैं कि कौन से सर कौन से जूता पहन के आए, कौन सी घड़ी पहनते हैं, गाड़ी से कौन सी उतर रहे हैं, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, ठीक है, बढ़िया एकदम ब्रांडेड वाली महंगी वॉच पहन रहे हैं, और जो है एकदम शर्ट ही उनकी कम से कम 20,000 रुपए 22,000 रुपए की शर्ट पहन रहे हैं। बच्चे एकदम भौकाल है, एकदम सर है ना, एकदम भौकाली सर है हमारे, ठीक है। एक सर है बेचारे कि जो भोकाल में नहीं, पढ़ने लिखने वाले एकदम ठीक ठाक है, आदमी है, अच्छा पढ़ाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन उनका भोकाल डाउन है, क्योंकि भोकाल उसका टाइट है जो बहुत ज्यादा जो है भोकाल मार रहा है। क्या हुआ है, स्टूडेंट्स कई बार टीचर को उसके कपड़ों से, उसके लैपटॉप से, मैकबुक लिए हैं कि नहीं लिए हैं, ठीक है ना, एप्पल का है, एप्पल का फोन है कि नहीं है भाई, ठीक है, और ये सारी चीजें वो आप अपने स्टैंडर्ड बना लेते हैं। तो ये सारी चीजों से टीचर को भी आप इवैल्यूएट करने लग गए। हमारे टीचर कैसे होते थे, हमारे बहुत बड़े टीचर होते थे, आरबी सिंह, मैथमेटिक्स पढ़ाते थे, लोग उनके हाथ लाइन लगा के खड़े रहते थे कि हम हमारे बच्चे को पढ़ा दो या हमको पढ़ा दो, उनका बैच फुल रहता था, ठीक है। मेरी वॉच बेटा मुझे लगता है कि 1,000 रुपए के नीचे की होगी, ठीक है ना, इससे ज्यादा महंगी नहीं होगी, और ये शायद है भी बहुत पुरानी, और ये मुझे कहने में गुरेज नहीं, ये ऑन स्क्रीन कहने में गुरेज नहीं, क्यों मुझे शर्म नहीं आती, क्यों, क्योंकि मैं समझ रहा हूं कि समाज के लिए मूल्य अनिवार्य होते हैं, मूल्य नहीं, ठीक है, मूल्य यानी वैल्यूज वाला मूल्य, मूल्य यानी कि प्राइस वाला मूल्य नहीं। तो ये मूल्य बनाम मूल्य का झगड़ा है। तो हमारे वो टीचर हुआ करते थे, तो वो क्या करते थे कि वो ठंड के दिनों में कंबल लपेट लेते थे, वैसे आगे बांध लेते थे, नीचे लुंगी बनियान पहने हुए, ठीक है, या मोटा स्वेटर पहन लिया, बहुत ठंड है तो कंबल बांध लिया, टेबल पर पढ़ा रहे बैठ के अपने तख्त पर। एक टीचर थे, इंग्लिश बहुत अच्छी पढ़ाते थे, लेकिन उनके घर के गेट पर ही भैंसियां बंधी रहती थी, और हम लोग अभिशप्त थे भैंस की जो है, जो गंध आती रहती है उसको सूंघने के लिए, लेकिन इतनी अच्छी इंग्लिश पढ़ाते थे कि सब भीड़ लगी रहती थी, और बीच बीच में वो भैंस कभी कभी धप धप गोबर भी प्रदान कर देती थी, ठीक है ना। तो क्या हुआ, ये एक समाज जो स्किल बेस्ड है, जो ज्ञान को, मूल्य को, ठीक है ना, नैतिकता को, सत्य को प्रतिष्ठा देता है, और जो दूसरा समाज पोस्ट एलपीजी आता है, वो पोस्ट एलपीजी समाज पैसा केंद्रित है, धन केंद्रित है, और इसलिए वो क्या हुआ, हमारी आंखें उसमें डॉलर घूम रहा है, हमारे इसको दीदा कहते हैं, ठीक है ना, दीदार से होता है ना, दीद करना, देखना, दीद देखना, और दीदार देखना कि आपके बहुत दिनों बाद दीदार हुए, तो ये जो जहां से हम देख रहे हैं उसको कहते हैं दीदा,
हमारे दीदा के, हाँ दीदा के अंदर डॉलर घूम रहा, रुपया घूम रहा, हर समय पैसा 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 पैसा। ठीक है, ये समाज एक कंसर्न। दूसरी चीज क्या है, जो आखिरी बात है इस संबंध में, कि हम लोग वो समाज थे कि एक सामान्य व्यक्ति, ₹1 की इनाम वाली वॉच भी है सुधा के पास। हाँ, इस समय सही कह रहे हो, जो दिखता है वो बिकता है, बिल्कुल सही लकी। ठीक है, भूत अंकल के देखो डॉलर घूम रहा है, आज बर्थडे, उसको लग रहा है कि कहीं कहीं से कुछ पेटीएम भी आएगा, है ना। ठीक है, तो पैसा जो है, एक तो मैंने कहा कि एक तो ये समाज, मेरी समाज को लेकर के मुझे लगा ये सब तुम लोगों ने पढ़ रखा है टेक्निकल टर्म्स में, कुछ ऐसी बातें कर दूं जो तुमको शायद कोरिलेट करती हो। उसी में क्या हुआ है, पहले नेता जन तो कैसे होते थे, समाज का वैल्यू सिस्टम बदल गया। हमारे यहाँ विधायक होते थे, और तुम लोग अगर कभी चलते हो, जो बसेस होती है रोडवेज वाली है, पता नहीं मुझे कि उसमें लिखते हैं कि नहीं, सबसे आगे की सीट पे लिखा होता था सांसद विधायक के लिए आरक्षित, सांसद विधायक के लिए आरक्षित। ट्रेन में कोटा होता है सांसद विधायक का, तो ट्रेन से तो फिर भी चलते हैं। रोडवेज की बसेस में हमारे यहाँ विधायक साहब बैठ जाते थे। ठीक है, मनमोहन सिंह ने नहीं बेटा, चंद्रशेखर की सरकार ने, वर्ल्ड बैंक, ठीक है, वर्ल्ड बैंक के पास। ठीक, तो मैंने क्या कहा आपको अभी, हाँ, तो विधायक और सांसद रोडवेज की बस में बैठते थे, लखनऊ जाते थे। तो कोई भी देख रहा, अच्छा विधायक जी नमस्ते, ठीक है, ये तुम्हारी पंचायत सीरीज वाले विधायक जी टाइप नहीं है माहौल, वो विधायक जी एकदम सीधे साधे हैं, जी नमस्ते, लोग बैठ रहे हैं, मिल रहे हैं, उनके पास जा रहे हैं। ठीक है, उनके पास जा रहे हैं। अब वहां पर शायद अगर कोई डेटा कंफर्म करे तो करे, मेरे ख्याल से पिछले 1 दशक 2 दशक से तो कोई विधायक सांसद रोडवेज की बस में नहीं बैठा होगा अपना कोटा लेकर। 150 कार का काफिला, बताओ, रोहित कह रहा है कि सांसद का चुनाव के समय 150 कार का काफिला है। ठीक है, 150 कार का काफिला। अब देखो कि यहां पर समाज बदल गया। अब नेता कौन है, नेता का मतलब भौकाल है। तुम लोग तो सब यूपीएससी एस्पिरेंट हो, पर दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक मेरा स्टूडेंट, उसने असाइनमेंट जमा नहीं किए, तो किसी ने मुझसे कहा कि इसके असाइनमेंट में नंबर दे दीजिएगा। मैंने कहा नहीं भाई, बिना असाइनमेंट जमा किए तो मैं नंबर देता नहीं, उसको क्लास में भेजो। उसको मैंने क्लास में भेजा, असाइनमेंट नहीं जमा करने के लिए बहुत उसको बेइज्जत भी किया। मैंने कहा तुम कौन हो भैया, नवाब हो? वो लड़का जो इतना मोटा चेन पहने और इतना महंगा टाइप का टी शर्ट पहने, जींस पहने, और हवाई चप्पल भी बड़ी महंगी वाली पहने। ठीक है, तो हमने डाटा वाटा, हमने कहा लिखो यहीं पर, आज जमा करोगे। ठीक, फिर एक सज्जन आए, बोले अरे ये पढ़ने लिखने वाला लड़का नहीं है। तुमने कहा तो पढ़ क्या रहा है फिर? तो बोले इलेक्शन लड़ना चाहता है। तुमने कहा अरे भैया, तो इलेक्शन लड़वाने की जिम्मेदारी टीचर की थोड़ी है, स्टूडेंट की अपनी है। तो उन्होंने बताया, और ये बात हो गई आज से तकरीबन 10 साल पहले की, अरे उसके पिताजी ने उसको जो है कौन सी गाड़ी दी हुई है यार, वो BMW नहीं, और भी महंगी वाली कोई गाड़ी बताई कि वो गाड़ी दी हुई है, वो कार दी हुई है, और 2 करोड़ रुपया दिया हुआ कि बेटा तुम इलेक्शन लड़ो। ठीक है, इलेक्शन लड़ो। तुमने कहा बाप रे बाप, नेता वही है जिसके पास भौकाल है। एक बार कॉलेज के अंदर हम लोगों ने देखा कि जो जीत गया था कैंडिडेट, वो कई सारी गाड़ियां अपने लाया था, और बच्चे जो है उसकी छत पे चढ़े कूद रहे थे, और BMW, ऑडी, इस तरीके की गाड़ियों की छतें पिचकाए दे रहे थे, क्योंकि उनके पास कोई जरूरत नहीं है। रोल्स रॉयस, बुगाती, RR वाली कार, ये सब उसकी छतें पिचकाए दे रहे हैं। ये क्या हुआ है समाज? खैर, ये तो हो गया पैसा केंद्रित समाज। दूसरी चीज क्या हो गई, इररिस्पांसिबल या अनुत्तरदायी समाज। मैं तुम्हें बताऊं कि पहले जो है मोची, कॉबलर आपको खूब मिलते थे। क्यों मिलते थे जगह जगह पर मोची? क्योंकि हम लोगों को याद है कि हमारा जूता टूटा अगर, तो घर वाले भेज देते थे कि जाओ सिलवा के लाओ, तो जूता सिला जा रहा है। ठीक, चप्पल गांठी जा रही है, एक चप्पल को गांठ गांठ के, मोची गांठ दे रहा, धागे से ऐसे ऐसे लगाया, गांठ दिया, फिर पहन। टूटी चप्पल गांठी जाती थी, जूता सिलवाया जाता था, जूते का सोल बदलवाया जाता था। ठीक है, वो समाज समाप्त है। अब हम उपभोक्तावादी समाज है। चप्पल टूट गई है, चप्पल फेंक दो, ये चप्पल रबड़ है, चप्पल प्लास्टिक है, चप्पल चमड़ा है, चप्पल जो कुछ भी है, चप्पल फेंक दो, नई चप्पल खरीदो। और एक चप्पल नहीं खरीदो, 3-3 4-4 चप्पल खरीदो। ठीक, हमारा जो समय था उसमें समाज के भीतर उपभोक्तावाद नहीं है, उपयोगितावाद है। उपभोक्तावाद बनाम उपयोगितावाद, हर जगह हरमीत, हर जगह करते हैं बेटा। ठीक है, कभी कभी जूते का सोल जब इतना टूट जाता था कि मोजा गीला होता था, तो घर वाले कहते थे जाओ सोल बदलवा के ले आओ। यानी जूते को छोड़ेंगे नहीं, जूते की सारी अंतड़ी निकाल के उसका यूज कर लेंगे, तब अगर फेंकना पड़ेगा तो फेंका जाएगा। और उसमें भी वो किसी को कहा जाता था कि भाई दे दो। ठीक है, कई सारे लोग होते थे जो बहुत बुरी हालत में होते थे। तो ये जो समाज था, ये क्या था? इसको ये मालूम है कि आज हम यूज एंड थ्रो वाली जो चीजें हैं वो रहेंगी हमारी नेचर में ही, हमारी प्रकृति के भीतर रहेंगी। आज आप देख रहे हैं कि कितना 20-20 नॉटिकल माइल्स समुद्र के अंदर जो मछलियां हैं उनकी पेट से पेन ड्राइव निकल रही हैं, सिंगल यूज वाले पेन निकल रहे हैं। ठीक है, पेन निकल रहे हैं, प्लास्टिक कचरा निकल रहा है। यहां तक कि अभी बीबीसी की एक रिपोर्ट आई है कि इतना कचरा हम प्रोड्यूस कर रहे हैं इस पैकेजिंग इंडस्ट्री में और ऑनलाइन डिलीवरी की इंडस्ट्री में कि भैया वो पलट पलट के हमारे खाने में कचरा आने लग गया। यानी उपभोक्तावादी पूंजीवादी समाज, और ये पूरी दुनिया में हुआ था। बस यूरोप ने क्या किया, यूरोप और अमेरिका अपना जो डंप है, अपना जो कचरा है, वो हमारे यहां भेज देते हैं या कचरा रिसाइकिल कर देते हैं। जैसे यूरोप में अगर कोई जहाज खराब हो गया, जहाज बहुत बड़ा कचरा है, जहाज खराब हो गया, तो उस जहाज को कबाड़ बना करके बांग्लादेश भेज देंगे।
अब बांग्लादेशी है तोड़ रहे हैं एस्बेस्टस उसका, ठीक, इंडिया भेज देंगे, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में भेज देंगे, ठीक है। सो ये क्या हुआ, उपभोक्तावादी समाज, और उपभोक्तावादी समाज के साथ साथ जुड़े हुए हम लोगों के बहुत सारे पर्यावरणीय आदि कंसर्न्स, ठीक है। चलो आज बेटा पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया लगभग खत्म है, हम लोग थोड़ी देर अभी अब कुछ बात करेंगे। मुझे 2-3 मिनट का 3 मिनट का गैप दो, 55 हुआ है, 58 पर आता हूं, फिर तुम लोगों से सवाल पे बात कर लेते हैं, क्योंकि मुझे लग नहीं रहा कि तुम लोगों को जो है मतलब इन सब चीजों में तो मजा आ रहा है, लेकिन इसको भी कितना खींचे। यहाँ की जो क्लास थी हमारी की जो महत्वपूर्ण घटनाक्रम थे, उन घटनाक्रमों में भूमंडलीकरण और तुम्हारा जो निजीकरण एलपीजी जो रिफॉर्म्स है उनकी बात हम लोगों ने बहुत ही ब्रीफ में कर ली। अब हम लोग बात कर लेते हैं तुम्हारे कुछ एक जो डाउट्स वगैरह हैं, ठीक है। तो 11:56 हुआ है, 11:56 हुआ है, ठीक, 12 बजे मैं वापस आऊंगा 4 मिनट के बाद, ठीक। क्या तुम्हारी क्यूरियोसिटी है? ऑप्शनल का तैयारी कैसे करें? देखो बेटा ऑप्शनल का तैयारी जब हुए हैं तो शरीर बंद ऐसी चीज है कि अगर अच्छा ऐसे लिख दिया तुमने तो तुमको मार्क्स यूपीएससी कहता है जितने चाहो होंगे वो तुमको रीडिंग लिस्ट अलग रीडिंग। देखो बहुत सारे सवाल, मैपिंग पे अच्छे से ध्यान देना। अरे लेकिन अगर तुम ये सोचते रहोगे कि सर मैं यूपीएससी भी दे रहा हूं और बीपीएससी भी, अब मैं क्या करूं, ठीक है ना, बाहर निकले तो हाँ 2 अटेम्प्ट के बाद तुमको आप सोचो जेआरएफ नेट करते हैं, ऑप्शनल टाइम टेकिंग है, जल्दी का कोई काम आपको अपने लिए 6 महीने इसका ध्यान रखना है। हिंदी लिटरेचर में जो है रेगुलर कोर्स तुमने पढ़ाई कर ली, क्लासेस पढ़ाई हो गई, ठीक है, आएगी दिक्कत नहीं आ रही होती। याद करो, समझो मैंने क्या कहा, लिखो और जांचो। एक आंसर लिखा एक फाइल में डाल दिया,